जयपुर के पास एक जगह लगती है चोमू और इसी जगह के रहने वाले लगभग एक ही परिवार के 5 सदस्य होते हैं और वो 5 सदस्यों ने फैसला किया था कि गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। वो वाकई ऐसे दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करने के बाद उनका इरादा था कि क्यों ना शिव खोड़ी के पास जो शिव मंदिर है वहां पर भी जाएं, वहां पर भी दर्शन करके आएं। अब वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दर्शन करके जब वापस लौट कर आ रहे थे 9 जून 2024 को, तो अचानक ही आतंकवादियों ने उनकी बस पर हमला बोल देते हैं। उस बस पर ऐसा हमला बोला जाता है कि लगातार 20-25 राउंड गोली चलाई जाती है और ड्राइवर अनियंत्रित होकर अपनी गाड़ी सहित सीधा 200 मीटर खाई में गिर जाता है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो जाती है। जो 9 श्रद्धालु होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लगभग 33 यात्री होते हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब इस बात की खबर राजस्थान के जयपुर का जो इलाका है, चोमू थाना क्षेत्र, उसका है, लगता है मुरलीपुरा। वहां पर जैसे ही खबर पहुंच जाती है तो लोग गमजदा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखते ही देखते वहां घर पर, इलाके में लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। अब 11 जून 2024 को उनका शव पहुंचना था ट्रेन के माध्यम से। तो जयपुर के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या, यानी कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद जैसे ही शव पहुंचते हैं तो लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ता है, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, बाजार को बंद करना शुरू कर दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो जो आंदोलन करने वाले थे और थोड़ा उग्र हो जाते हैं। दरअसल 5 में से 4 सदस्यों की मौत होना, उसमें भी 2 साल के एक बच्चे की मौत होना आतंकी हमले के द्वारा, तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। एक परिवार के सदस्य इस तरह से चले जाते हैं। तो इस घटना को लेकर जैसे ही उबाल फैल रहा था, प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। हजारों लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो भी हुआ है अब इसे किसी भी तरकीब से शांत कर लीजिए और हम आगे ध्यान रखेंगे कहीं ऐसी घटना ना हो। लेकिन हम आज की कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि साल दर साल भले चाहे वक्त थोड़ा बीत जाए या वक्त में कुछ गैप हो जाए, लेकिन इस तरह की घटनाएं होना आम बात होती हैं। और जब रिसर्च के माध्यम से पता चलता है तो पता ये चलता है कि कश्मीर में जब कई बाहरी अन्य भारत के अन्य हिस्सों के जो लोग वहाँ पर श्रद्धालु बन के जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तब उनके साथ खासकर ऐसे ही हादसे होते हैं। हादसे ज़्यादातर उन लोगों के साथ होते हैं जो तीर्थयात्री होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि या कश्मीर में पल रहे वैसे जो आतंकी संगठन होते हैं वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अलावा कहीं बाहर का लोग हमारे यहाँ पर प्रवेश करें। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आतंकवादियों के क्या मंसूबे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अ, जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग और उसी का ही एक इलाका लगता है बेतेंगू। दरअसल गुजरात के कुछ श्रद्धालु होते हैं। उन श्रद्धालुओं का एक मकसद था कि हम अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के बाद आराम से इधर उधर घूमेंगे। 10 जुलाई 2017 के ये वाकया है। उनकी जो बस होती है वो गुजरात की ही बस होती है, गुजरात का ही ड्राइवर होता है, गुजरात का ही कंडक्टर होता है और 56 मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे, जिन्होंने दिन में तो दर्शन किए थे अमरनाथ की गुफा के। जब दर्शन करने के बाद अब यहाँ से उन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम लोग आज शाम को या रात में कश्मीर की वादियों को घूमते हैं, कश्मीर देखते हैं कि कश्मीर आखिरकार कैसा लगता है। बस उनका ऐसी कुछ प्लानिंग थी। वहाँ पर कुछ लोकल की फॉर्मेलिटीज होती हैं। यदि लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सेना की टुकड़ी उन्हें मिल जाती है ताकि आराम से लोग घूम सकें और किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी तीर्थयात्री को कोई किस तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन इस बस के स्वामी से, इस बस के ड्राइवर कंडक्टर से सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है कि उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इसलिए जो पुलिस वाले थे या फिर सेना के लोग थे, उनको ये पता ही नहीं चल पाया कि इस तरह से एक बस है जो गुजरात से बस आई हुई है और वो कश्मीर की वादियों में घूमना चाह रही है या घूम रही है। एक 10 जुलाई 2017 की रात के लगभग 8 बजे के आसपास का वाकया है और 8 बजे के आसपास खानबल एक पुलिस चौकी लगती है। उस पुलिस चौकी पर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और आतंकवादी यहां से मौका पाते चले जाते हैं। लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर के इससे दूर का की बात है। जो गुजरात की वो बस थी वो उन आतंकवादियों के एकदम सामने आ जाती है और जैसे ही आतंकवादियों के सामने वो गाड़ी आती है तो इसके बाद फिर इन आतंकवादियों ने लगातार, जैसे कि पुलिस वालों पे गोली चला रहे थे, ठीक इस गुजरात की बस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग होती रहती है। और फायरिंग का स्तर कुछ इस तरह से 3 या 4 आतंकवादी होते हैं, वो लगातार नॉन स्टॉप गोलियां चला रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि गोली किसको लगेगी, किसको नहीं लगेगी। लेकिन उस गुजराती
ड्राइवर की सूझबूझ के चलते आखिरकार वहां से गाड़ी तो दौड़ा ली जाती है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि घायलों की संख्या गिनी जाती है तो 19 लोग तो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और 7 लोगों की उसमें मौत हो चुकी थी। मरने वालों में 2 महाराष्ट्र के थे और 7 जो 5 उसमें गुजरात के थे, जैसे उषा ठाकुर, निर्मलाबेन, रतन जिनाभाई पटेल, पटेल लक्ष्मीबेन, हसूबेन, रतीला पटेल, सुराखाबेन। इस तरह से कम 7 लोग थे जो मर चुके थे और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। जब पुलिस प्रशासन को या फिर कश्मीर की सरकार को या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी लगती है तो उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए गए। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जिन्होंने ये हमला किया था वो लोग तो खैर नहीं शायद पकड़े गए, लेकिन उसके अलावा पुलिस ने कोशिश की इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, सेना ने कोशिश की कि इस आतंकवाद को ख़त्म किया जाए और जो भी इस तरह की घटनाक्रम होती हैं उन पर किस तरह लगाम लग सके। लेकिन जैसे ही घटना होती है अनंतनाग में साल 2017 में 10 जुलाई का ये वाक़या था, ऐसी ही एक इससे भी भयानक घटना होती है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ही, और वो बात कर रहा हूँ 2 अगस्त साल 2000 की ये बात है। नुनवान एक शिविर लग रहा था जो कि अमरनाथ गुफा में जाने वालों के लिए लगाया गया था। तो जैसे ये शिविर लगा हुआ था, इस शिविर पर ही आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। इसमें भी कम से कम AK-47 से हमला किया गया था और कई आतंकवादी बताए जा रहे थे। आतंकवादियों ने जब गोलियां चलानी शुरू की तो उन्होंने ये नहीं देखा कि गोली कहाँ चल रही है, किसको लगेगी और किसको नहीं लगेगी। लगातार 2 घंटे तक गोलियां चलती रहती हैं और अलग अलग प्रदेशों के, यानी कि कश्मीर प्रदेश के अलावा जो भारत के अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, खासकर उसमें यूपी के ही श्रद्धालु बताए जा रहे थे और बिहार के श्रद्धालु बताए जा रहे थे। तो जिस तरह से उन श्रद्धालुओं में लगातार गोली चल रही थी, तो गोली चलने के बाद लगभग 60 ऐसे तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जब पुलिस सूचना मिलने पर वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि 21 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। यानी कि अभी तक जितने भी कश्मीर में इस तरह से हमले हुए हैं बाहरी लोगों पर, तो ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था जो कि 2 अगस्त साल 2000 का ये वाक़या है। अब लाशों की गिनती शुरू हो जाती है। 21 ऐसे श्रद्धालु थे जो ये हिंदू श्रद्धालु थे जो यहाँ पर आए थे अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए। और साथ ही जब पुलिस ने और गिनती करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो निहत्थे मुस्लिम लोग जो वहाँ पर दुकान चलाया करते थे उनमें से 7 लोग मारे जाते हैं। साथ ही जो सुरक्षा बल में 3 सुरक्षा बल के कर्मचारी भी तैनात थे, 3 वो मारे जाते हैं। कुल मिला के 21 श्रद्धालु, 7 दुकानदार और 3 सुरक्षा बल। इस तरह से ये लोगों की संख्या लगभग 31 हो जाती है और घायलों की संख्या 60 से ज़्यादा ऊपर हो जाती है। ये घटना जब पुलिस प्रशासन सेना को पता चलती है तो पुलिस प्रशासन सेना के जवान इस शिविर की तरफ भागते हैं। नुनवान शिविर होता है और शिविर था यह अनंतनाग ज़िले के अंदर जो कि जम्मू कश्मीर में लगता है। अब यहाँ से जब पुलिस प्रशासन सेना के लोगों ने यहाँ पर देखना शुरू किया कि आखिरकार कॉम्बिंग करनी शुरू की कि कौन है आतंकवादी, इनको पता करने की कोशिश की। लेकिन इसी रात एक और वारदात होती है, वो भी अनंतनाग जिले का ही एक मीर बाजार काजीगुंड होता है, साथ ही संधू अचबल। ये 2 ऐसी जगह होती हैं जहां 2 स्थानों पर लगभग 27 मजदूर होते हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के होते हैं, जो कि अलग अलग जगहों के लोग एक ही जगह पर काम कर रहे थे। वहां भी आतंकवादियों ने पहले से ही, उन्हें पता था, पहले से ही प्लानिंग थी। कुछ लोगों ने प्लानिंग ये कर रही होगी आतंकवादियों ने कि हमें शिविर पर हमला बोलना है, तो दूसरी प्लानिंग ये थी कि हमें इस जगह पर हमला बोलना है जहां पर बाहरी लोग जो कि कश्मीर के, मध्य प्रदेश के और बिहार के लोग हैं, जो कि 27 मजदूर होते हैं। उन 27 मजदूरों को भी तड़ातड़ गोलियां चलाई जाती हैं AK-47 से और इन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। सूचना मिलती है तो पुलिस वाले, सेना वाले फिर यहाँ भी पहुँचते हैं और यहाँ भी जाके जायजा लेते हैं। तब तक वो अपनी घटनाक्रम को अंजाम देकर यहाँ से भाग चुके थे। इसी से एक अनंतनाग से लगा हुआ जिला है डोडा जिला, और यहाँ का एक गांव लगता है कयार गांव। और कयार गांव में जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य होते हैं, इन पर घात लगाकर उसी रात हमला बोल दिया जाता है। ये 2 अगस्त साल 2000 की ये बात है। हमला कुछ इस तरह से बोला जाता है कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 जो लोग होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यहाँ पर ये किस्सा कहानी अभी चली रही थी, लगातार गोलियां चल रही थीं। ऐसे ही एक और वाकया इसी इनकी कुपवाड़ा एक ज़िला लगता है, कुपवाड़ा का एक गांव होता है। दरअसल यहाँ का एक आतंकवादी होता है और उस आतंकवादी ने मोटिवेट होते हुए, कुछ लोगों की बात मानते हुए, पुलिस प्रशासन की, सेना की बात मानते हुए, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ और जो भी कानून मुझे सजा देगा
तो उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। लेकिन ये बात आतंकवादियों को इतनी ज़्यादा ख़राब गुजरती है, इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती है कि आतंकवादियों ने उसी के घर पर हमला बोल दिया और उसके परिवार में 7 सदस्य होते हैं और उसी रात उस आतंकवादी के घर को भी निशाना बनाया गया था और 7 के 7 सदस्यों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सबको उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन आतंकवादी अभी शांत नहीं बैठ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने और भी ऐसी लगभग 5 या 6 जगह थी जहाँ पर ये हमला किया था। ये जब 2 अगस्त की रात का ये पूरा वाक़या था। अब दिन निकल आता है और हमला लगातार चल रहा था और सेना को ये नहीं पता था कि और कहाँ हमला हो सकता है। तो 3 अगस्त 2000 की सुबह की बात है। डोडा ज़िले का एक गांव लगता है, वहाँ पर अल्पसंख्यक वहाँ रह रहे थे। कश्मीर के अल्पसंख्यक जो होते हैं उन पर लगातार गोलियां बरसाई जाती हैं और 11 अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुल मिलाकर जो सरकारी आंकड़े आते हैं, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि एक ही रात के अंदर 89 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लेकिन अखबार और मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि एक ही रात में 105 लोगों की हत्या की गई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। जब ये घटनाक्रम होता है तो उस वक्त में बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और संसद भवन के अंदर ये मुद्दा गंभीर रूप से उठाया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के जो मुखिया सपा के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव और बसपा की सुप्रीमो मायावती ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कश्मीर में जाकर इन श्रद्धालुओं को, इन मजदूरों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं, ये वाकई अपने आप में बहुत भयानक हैं। लेकिन जब इसके लिए अलग से आयोग का गठन किया गया, मामले की जांच पड़ताल की गई और मामले की जांच पड़ताल करने के बाद ये सामने आता है कि जो कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा है या पनपता रहा है, वो आतंकवाद नहीं चाहता था कि कश्मीर के अलावा भारत के किसी भी हिस्से के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर घूमने के लिए आए या मजदूरी करने के लिए आए या फिर श्रद्धालुओं के रूप में आए। शायद इसीलिए 9 जून 2024 को जो जम्मू के इस शिवखेड़े रियासी इलाके में जो घटना हुई थी, उस रियासी इलाके में 9 जून 2024 की रात 8:10 के आसपास एक बस पर लगातार गोलियां चलाई जाती हैं। 9 श्रद्धालुओं की या 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो जाती है और लगभग 33 जो तीर्थयात्री होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो ये घटनाक्रम जो हो रहा है, इस घटनाक्रम के ठीक 10 दिन या 15 दिन के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। एक तरह से ये कोशिश की गई है, एक तरह से ये आवाज़ देने की कोशिश की गई है कि हम अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले भी जो श्रद्धालु होंगे शायद उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। शायद यही संदेश देने के लिए उन्होंने कोशिश की है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार किया है और उनकी सुरक्षा के लिए तैयार किया है और कोशिश ये है कि एक भी आतंकवादी हमला ना हो, यानी कि उससे पहले भी ये कोशिश है कि जितने भी आतंकवादी होंगे उनका सफाया करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके इन आतंकवादियों का निपटारा किया जा सके। इसके लिए पक्ष हो विपक्ष हो, सभी जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से आवाज़ लगाने की कोशिश की है कि आतंकवाद को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म किया जा सके। लेकिन सालों साल से ये कहानी चल रही है। साल 1993 में 3 तीर्थयात्रियों पर हमला किया जाता है। 1994 में 2 तीर्थयात्रियों पर अमरनाथ यात्रा में जो गए थे उन पर हमला किया जाता है। किसी को ग्रेनेड फेंक के मार दिया जाता है तो किसी पर गोली चलाकर हमला कर दिया जाता है। साल 2000 की मैंने आपको कहानी सुनाई दी है कि किस तरह से 32 श्रद्धालुओं के एक साथ मार दिया जाता है, जिसमें दुकानदार भी होते हैं, जिसमें जो सुरक्षा बल होते हैं वो भी होते हैं। साल 2001 की बात है, 20 जुलाई का ये वाकया है। शेषनाग के पास हथगोले फेंक दिए जाते हैं जिसमें दो हथगोले फेंके जाते हैं जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है और 15 लोग घायल हो जाते हैं। 30 जुलाई 2001 की बात है, प्राइवेट टैक्सी में 2 लोग जा रहे थे, उनकी भी ऐसी हत्या कर दी जाती है। 6 अगस्त 2002 की ये बातें हैं, पहलगांव के ननगांव कैंप में ग्रेनेड से हमला कर दिया जाता है और 9 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साल 2006 में अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जाता है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो जाती है और साल 2017 का वाकया आपको पता ही है। कुछ कुल मिलाकर इस तरह से लगातार हमले होते रहे हैं और सरकार के और सेना की तरफ से भी लगातार कोशिश ये होती रही है कि इस तरह से इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से अब लोगों में दहशत डर का माहौल है, जिस तरह से श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो शायद ये आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए सरकार की एक और सेना की जिम्मेदारी बनती है कि पुख्ता और कड़े इंतजाम होने चाहिए जिससे कि कोई आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित
रहें। जय हिंद, जय भारत।